चलिए सबसे पहले ये टूल देख लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल मार्क्यू एम वाला रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल टूल, सिंगल रो मार्क्यू, सिंगल कॉलम। ये करता क्या है, सिंपली रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल लेगा, एलिप्टिकल है तो सर सिलेक्शन के लिए है। हाँ सिलेक्शन के लिए, एलिप्टिकल है तो एलिप्टिकल लेगा, सिंगल रो है तो क्लिक करते जाइए, सिंगल सिंगल रो बनाएगा, एक सीधी लाइन बस, और सिंगल कॉलम है तो कॉलम बनाता जाएगा। तो सर एक क्लिक करें तो एक जा रहा है, दूसरा हट जा रहा है। हाँ तो उसके लिए फिर ऐड करना होगा ना इसको, अभी देख लेते हैं उसको। अभी फ़िलहाल मूव टूल हमको एक्चुअल में बताना है, तो इसको इसलिए बता रहे हैं कलर फिल करके लेयर मल्टीपल बनाने में। ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, सिंगल लेयर बैकग्राउंड, एक नया लेयर लिया, यहाँ पे मार्क्यू टूल लेते हैं और कलर फिल करते हैं इसमें। ठीक, सिलेक्शन होने के बाद सिलेक्शन को हटाना है तो कंट्रोल डी कर देंगे, हट जाएगा सिलेक्शन। तो अब हमारा एक नए लेयर पे ये ब्लॉक बन गया। फिर से एक नया लेयर लेते हैं, एक और कलर फिल करते हैं इसमें। कलर बॉक्स कहाँ से नीचे से ओपन होगा? इसी पे क्लिक करिए। ठीक, 3 लेयर हमारे हो गए, एक बैकग्राउंड जो कि हमारा बैकग्राउंड है, और ये 3 लेयर अलग अलग। ठीक, अब आते हैं मूव टूल पे। सबसे पहला टूल हमारा मूव टूल करेगा क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रोटेट करना हुआ, स्केल करना हुआ, ट्रांसफॉर्म करना हुआ, स्क्यू करना हुआ, पर्सपेक्टिव करना हुआ, डिस्टॉर्ट करना हुआ, सारा काम ये करेगा। करता कैसे है, पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ऑटो सिलेक्ट है, लेयर है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है। ठीक, ऑटो सिलेक्ट अगर अनचेक रहेगा तो ये होगा कि यहाँ से जो लेयर सिलेक्ट करेंगे हम लोग, जब व्यू पोर्ट पे किसी और ऑब्जेक्ट को भी अगर मूव करना चाहेंगे तो नहीं होगा, जो लेयर सिलेक्ट है वही ऑब्जेक्ट मूव होगा। अगर हमको इसको मूव करना है तो ये मूव नहीं होगा जब तक कि इसका ये लेयर हम यहाँ से सिलेक्ट नहीं करते। अब ये सिलेक्ट है, ये मूव होगा, और किसी को मूव हम लोग नहीं कर सकते। ठीक, अगर यही ऑटो सिलेक्ट ऑन कर दें तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे लेयर ऑटोमेटिकली उस पर उसका सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे जो ऑब्जेक्ट हो। इस तरीके से मूवमेंट कराना इजी होता है, सिलेक्शन करना भी इजी होता है, ऑटो सिलेक्ट ऑन रहता है तो, क्योंकि 3 लेयर हैं, जब 30 लेयर होंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, ये हो जाता है हमारा मूवमेंट के लिए। फिर मिलता है हमको एक ऑप्शन लेयर का और ग्रुप का। लेयर क्या करेगा, ये 3 लेयर हैं, हम इसको ग्रुप कर दे रहे हैं। ठीक है, ग्रुप करने के बाद यहाँ से लेयर है, अगर किसी एक को मूव कराना चाहेंगे अब तो भी ये ग्रुप खोल के ऑटोमेटिकली इसको मूव कराएगा। ग्रुप को ओपन कर दिया है, हटाया नहीं है ग्रुप एज इट इज़ है, लेकिन ग्रुप को ओपन कर दिया और जिस भी लेयर को मूव कराना चाहे वो लेयर इंडिविजुअली मूव होता रहेगा। नमस्ते सर, सब बढ़िया। फिर अगर इसको ग्रुप कर देंगे, ग्रुप करते ही अब ये इन तीनों को इंडिविजुअली काम करना छोड़ के पूरे ग्रुप पे काम करना चालू करेगा। हाँ, वहाँ से यहाँ से ग्रुप कर देंगे तो ये ग्रुप को सिलेक्ट करके मूव कराना चालू करेगा, और अगर लेयर कर लेते हैं तो ग्रुप के अंदर के ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग मूव कराएगा, बशर्ते आपका ऑब्जेक्ट सारा अलग अलग लेयर में होना चाहिए। अगर एक ही लेयर में सब बना देंगे तो सब तो एक ही हो जाएगा, उसको ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये लेयर हो गया अलग, ये अलग, ये अलग। अगर ऑटो सिलेक्ट ऑफ है फिर भी आपको ये सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमारा अभी ये वाला सिलेक्ट है ना, ये सिलेक्ट है, दूसरा कोई मूव नहीं करा सकते हैं। अगर सिलेक्ट करना है तो इस ऑब्जेक्ट पे जाइए, राइट क्लिक करिए और लेयर 3 सिलेक्ट कर लीजिए। ये लेयर 3 में है, पर्पल वाला, लेयर 3 सिलेक्ट कर लीजिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको मूव कराना है, इस पर राइट क्लिक किया, लेयर 2, ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो जिसको जिसको मूव कराना है वो इस तरीके से भी इसमें
करा सकते हैं। तो अच्छा ऑप्शन जो आप लोग को लगे, हमको तो ऑटो सेलेक्ट सही लगता है कि सिलेक्ट है, ईजिली ट्रांसफॉर्म मूव होता रहता है। ठीक, फिर हमको मिलता है एक शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। इसको ऑन करते ही इसके चारों तरफ एक बॉक्स नज़र आने लगेगा आपको। इसको कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। इसके साथ दिक्कत क्या है, ये एक्चुअल में करता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, स्केल बाई स्केल करना ही हमें, तो स्केल करने के लिए ये बाउंडिंग बॉक्स मिल जाता है हमें। कॉर्नर से पकड़िए, स्केल कर लीजिए, लिया लंबा करना है तो लंबा करिए, जिधर से भी स्केल करना हो वो स्केल करते जाइए। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोपोर्शनली हो रहा है क्योंकि यहाँ से चेन पे क्लिक है। इसको अनचेक कर देंगे ये, और अपने आप से चेंज हो जाएगा, मतलब जिस भी आप शेप में आप इसको देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। इसलिए ये होता है बाउंडिंग बॉक्स। जब भी एक बार आप ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जैसे ये लेयर है, ठीक है, अभी हम दूसरा लेयर सेलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसको हल्का सा भी हम ट्रांसफॉर्म कर दिए, उसके बाद दूसरा लेयर नहीं सिलेक्ट होगा क्योंकि ये एडिट मोड में चला गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो चुका है। तो जब तक कि इसको अप्लाई नहीं करेंगे ये नहीं सही, दूसरा लेयर नहीं सिलेक्ट होगा। अप्लाई करने के लिए करना क्या होता है, जो भी आपको शेप देना है इसको वो शेप दे लीजिए, ठीक, और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते ही ये अप्लाई हो जाएगा, फिर दूसरा लेयर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, दूसरे लेयर पे भी आते हैं, इसको भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब दूसरा लेयर नहीं सिलेक्ट होने देगा ये, जब तक कि इसको एंटर दबा के या फिर इसी ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक कर दीजिए, दोनों कंडीशन में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। इसको अनचेक कर देंगे तो ये ट्रांसफॉर्म हट जाएगा, ये दिखेगा नहीं। अगर इसको आपको अनचेक करना है फिर भी काम करते रहना है तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल टी दबाएंगे। कंट्रोल टी दबाने पे भी वो आपका बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। इससे भी आप इसको ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं। वहाँ से चेक हो गया होगा अपने से? वो नहीं चेक होगा, वो आ जाएगा। हाँ, बस ये आ जाएगा। इसको अप्लाई कर दिया, ये अभी भी अनचेक है। इसमें दिक्कत क्या होती है ना, जैसे जब 4-5 लेयर 6-7 लेयर हो जाते हैं तो कभी कभी सिलेक्ट करते समय किसी एक को सिलेक्ट किया तो हल्का सा मूव हो जाता है, फिर परेशान होना पड़ता है कि दूसरा कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। फिर ध्यान जाता है कि नहीं ये अच्छा स्केल हो चुका है, फिर से एंटर दबाइए, फिर दूसरे पे जाइए। तो ये बाउंडिंग बॉक्स जब भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे हमेशा शो करेगा, तो थोड़ा सा दिक्कत करता है काम करने में, इसलिए इसको ऑफ कर देते हैं। और जब ट्रांसफॉर्म करने की हमको ज़रूरत पड़ेगी स्केल या रोटेट करने की तो कंट्रोल टी करके इनेबल कर लेते हैं। कंट्रोल टी जैसे केवल उसी पे हाँ, अगर छोड़िए, अच्छा ये अभी कंट्रोल टी किया, अभी तो हम इसको स्केल किए, ट्रांसफॉर्म किए। रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, जब माउस को इस बाउंडिंग बॉक्स के बाहर ले जाएंगे तो देखिए एरो आ जाएगा एल शेप में, क्लिक करके इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे भी चाहे वैसे इसको रोटेट कर सकते हैं। जब भी इस बाउंडिंग बॉक्स के बाहर ले जाएंगे कर्सर को, अंदर में ये ट्रांसफॉर्म का ही दिखाएगा और एजेस पे ये स्केल को दिखाएगा। डबल क्लिक किया, अप्लाई हो गया। फिर से कंट्रोल टी करते हैं। अब इसके राइट क्लिक पे प्रॉपर्टी देख लीजिए, ऐसे आप डबल राइट क्लिक करेंगे तो ये लेयर का दिखाता है, लेकिन जब कंट्रोल टी कर लेंगे ट्रांसफॉर्म मोड में आ जाएंगे, फिर राइट क्लिक करते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इसमें आपका फ्री ट्रांसफॉर्म रहेगा, क्लिक करिए फ्री ट्रांसफॉर्म करेगा, स्केल करेगा, रोटेट करेगा। फिर आ जाता है हमारा स्क्यू। किसी भी कॉर्नर को पकड़िए और इसको फैलाना चालू करिए,
केवल कॉर्नर से ही होगा कि मिड वन से भी होगा? जितना कॉर्नर से होगा कि मिड वन से नहीं होगा? स्क्यू करता क्या है, ऑब्जेक्ट को तिरछा करता है। जैसे स्क्यू किया, जब कॉर्नर पकड़ के इसको खींचेंगे तो इसको डिस्टॉर्ट करेगा। कॉर्नर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं आप। ट्रांसफॉर्म रोटेशन स्केल में कॉर्नर्स को इंडिविजुअली नहीं मूव करा सकते थे, इसमें आप कॉर्नर्स को अलग से मूव करा सकते हैं। बीच वाला मूव करेंगे, बीच वाला भी होगा। बीच में का खास उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे उसमें वर्टेक्स आता तो क्योंकि वर्टेक्स बीच वाला जो है वो एक साथ 3 पॉइंट्स को कंट्रोल कर रहा है ना, कॉर्नर वाला बस अपने आप को ही कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए वो शेप को डिस्टॉर्ट दिखा रहा है। अब फिर इसमें आइए, स्क्यू के बाद डिस्टॉर्ट मिलेगा। कोई भी कॉर्नर पकड़िए, कैसे भी इसको मूव कराइए। ये एकदम स्केल के जैसे ही होगा। नहीं, स्क्यू के जैसा नहीं करता है ये, पूरी तरीके से हाल इसको कॉर्नर को हिला रहा है। ये देख रहे हैं, एक कॉर्नर पकड़ के हम चारों तरफ घुमा ले रहे हैं। खाली एक्सेस नहीं कर रहा था। हाँ, स्क्यू करने पे वो काम नहीं हो रहा था। ये या तो इधर 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 स्नैप कर ले रहा है, या तो स्नैप नीचे कर ले रहा है। कोई एक्सेस नहीं कर रहा है। और डिस्टॉर्ट में पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर रहा है। रात भर क्या करते हैं? रात भर क्या करते हैं? तो नींद क्या आती है? नींद नहीं कर रही। आपको देख के लग रहा है कि आपको नींद आती है। नींद नहीं कर रही है। ठीक है, ये हुआ हमारा डिस्टॉर्ट। अब एक मिलता है पर्सपेक्टिव। किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्सपेक्टिव लुक देना। ये तो दोनों स्केल कर रहे हैं। हाँ, पर्सपेक्टिव दोनों तरफ बराबर ही भागेगा ना। पास की चीज़ हमेशा चौड़ी दिखेगी, दूर की पतली दिखेगी। ये इसका वाइस वर्सा करना है, वाइस वर्सा कर लो। फर्स्ट क्लास। पर्पल रोड बस नहीं होती कहीं। ठीक है, ये सब बहुत काम आता है 3D में, ये सब काम आता है बहुत। जैसे रोड वोड जब हम लोग बस तो घर बनाते हैं ना, अगर एक्सटीरियर बना रहे हैं तो बस एक्सटीरियर बनाएंगे, पेड़ वेड़ लगाने जाएंगे तो बहुत झंझट हो जाएगा और हैवी भी फाइल हो जाएगी। तो इसमें जब लाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो आपके कैमरा एंगल के अकॉर्डिंग तो पेड़ भी दिखना चाहिए। पेड़ जो है, अगर रोड है, रोड भी उस एंगल के अकॉर्डिंग दिखनी चाहिए कि कैमरे के पास जो होगा वो चौड़ा दिखेगा, दूर जितना जाएगा वो नैरो होता जाएगा। कैरेक्टर भी उसी हिसाब से दिखेंगे, सब कुछ। अगर कहीं पे कोई बैनर आपको दिखाना है, जैसे कई बार होता है ना कि 3D में बैनर वैनर वगैरह, या स्टेज डिज़ाइन जो होता है, किसी का स्टेज डिज़ाइन होता है तो उसमें पीछे, हर स्टेज में पीछे स्पॉन्सर्स के बैनर लगे रहते हैं। तो 3D में दिखाना है तो या तो वहाँ पे टेक्सचर लगा लीजिए, या फिर यहाँ पे ला के इसको सीधे इमेज चिपका लीजिए, हो जाता है काम। इसमें चिपकाना इसलिए इजी होता है क्योंकि 3D में लगाएंगे, अगर बैनर चेंज हुआ तो रेंडर करना पड़ेगा। इसमें लगाना है तो करो जितना चेंज करना पड़ेगा, एक बार का काम रहेगा, तुरंत रिप्लेस होगा। फोटोशॉप में एक टूल है हिस्ट्री, वो करता क्या है, अगर आपको एक ही काम 10 इमेज पे एक साथ करना है, जैसे एक इमेज रिटच की, हमने सपोज अरविंद की फ़ोटो रिटच कर ली, फिर आपकी इनकी तीनों की फ़ोटो और सब में कलर करेक्शन वगैरह सब करना है, लेकिन आपको रिज़ल्ट सबका सेम चाहिए। तो हम इन पे जब काम करेंगे तो हम उस सारी चीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे,
और फिर आपके फ़ोटो पे जाके बस एक की प्रेस करना, वो ऑटोमेटिकली वो सारा काम करेगा, अप्लाई कर देंगे। पूरा का पूरा अप्लाई कर देगा। फिर जिस पे करना है वो अप्लाई करता जाएगा। उस प्रीसेट को सेव रखिए, फ्यूचर में कभी भी काम कर सकते हैं उसको। ट्रांसफॉर्म, सिलेक्शन, स्केल वगैरह सारा चीज़ वो हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इसके बाद एक और मिलेगा हमारा रैप। इसमें से कार्ड को डिलीट करना होगा तो नहीं, डिलीट नहीं होगा, ये कंट्रोल पॉइंट है, ये नहीं डिलीट होगा, FFD नहीं है। बीच में यहाँ पे जब आ रहा था तो हाँ वो गायब हो जाएगा। वो बस उस समय ओवरलैप करता है, तो वो दिखाने के लिए कि यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, इसलिए वो इंटरसेक्शन दिखाता है। अप्लाई करते ही वो गायब हो जाएगा। तो चलो इसको सीधा करके दिखाओ। कंट्रोल जेड बिना कंट्रोल Z के करना होगा तब बहुत पंचायत हो जाएगा। सबको ये हैंडल सीधा सीधा ले जाके मिलाएंगे। हाँ, कितना अलाइनमेंट देखा जाएगा। लास्ट ऑप्शन का कंट्रोल हाँ, वो तो है ही अपने पास। जा सकते हैं उतना जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा ऑटो सेलेक्ट, लेयर, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल और कंट्रोल T के बाद ये सारा पांचों। नीचे आप लोग को रोटेट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, जो ये डुप्लीकेट बना रहे थे वो करने के लिए, उसको भी देख लीजिए कैसे होगा। क्या रखे हो सारी फोटो? इसी में फोटो से फोटो सब एक फोल्डर है। प्रॉपर एकदम अच्छे से कैसे जा रहे हैं उसे वो सिलेक्ट कर रहा है उसको। यदि पूरे ओवन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करे और वो अपने आप ले ले, ऐसे बॉर्डर क्रिएट कर दे तो नहीं, इतना ज़्यादा समझदार नहीं है। थोड़ा बहुत समझदारी दिखाएगा, ज़्यादा नहीं दिखाएगा। मैग्नेटिक फोटो है, मैग्नेटिक फोटो अभी देखते हैं कि सिर्फ बहुत जल्दी जल्दी कंट्रोल करते हैं इसको। बिल्कुल कट भी जा रहा है। रखने दीजिए, अभी उसका नहीं, उसको नहीं देखना है। सो बस केवल वैसे से ड्रैग करते हुए जा रहे हैं क्या बस? ठीक, ये हो गया। ये हम इसको कंट्रोल J कर लिए, कॉपी करके अलग। किसी भी सिलेक्शन को अगर इमेज में से अलग करना है, ये सिलेक्शन बना है, इमेज है हमारी, तो जो सिलेक्टेड एरिया है, कंट्रोल J जब करेंगे तो वो उतना एक कॉपी करके एक नए लेयर पे, हाँ, एक नए लेयर पे उसको डाल देगा। मतलब जितना सिलेक्ट एरिया रहेगा केवल उसी को। हाँ, अब गाइस आपको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल T, रोटेट 180 पे रोटेट हो जाएगा, रोटेट 90 क्लॉकवाइज, 90 काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। अब इसमें जो कभी कभी मिराज वगैरह देखें हैं,
शैडो देखें, शैडो और वो रिफ्लेक्शन पानी में, तो ऐसा जब बनाना होता है तो अभी उतना अच्छा तो नहीं बनेगा अभी। इसको ये करते हैं, फिर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और थोड़ा स्केल, और इसकी प्रॉपर्टी ओपेसिटी कर देते हैं कम, जितना आपको रखना हो उतना रख लीजिए। तो इसी को शैडो में क्रिएट करना है तो जिधर भी इसको कंट्रोल करके ले जाना उधर ले जाइए। अभी ठीक है, तो इसी तरीके से शैडो वगैरह भी हम लोग जनरेट करते हैं। अधिकतर 2D एनिमेशन देखें आप लोग, कार्टून तो देखे होंगे ना, सब यही सब कहानी होती है। अब अगर इसी जगह पे हम कोई फ्लैट सरफेस रख देंगे, जैसे रोड का टेक्सचर रख देते हैं, इसकी ओपेसिटी कम है, वो रोड पे एकदम लगा हुआ दिखेगा। है कोई रोड की इमेज अपने पास? काम कर रहा है। ये ग्रीन कलर का ऐसे तो हम लोग ग्रे करके जाए तो ग्रे हो जाएगा फिर वो। मान लीजिए यही है जमीन, मान लीजिए, बस आंख बंद करिए, आंख खोलिए, फिर ये रोड दिखने लगेगी। पूरे दिल से चाहिएगा, चाहिएगा, शाहरुख खान बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से शैडो वगैरह जनरेट करेंगे। 3D में क्या काम होगा इसका? जब 3D में हम लोग पेड़ लगाएंगे या किसी भी कैरेक्टर, जो कई इमेज देखते होंगे ना 3D में जिसमें कैरेक्टर्स बालकनी में खड़े हैं, रोड पे टहल रहे हैं, वो सब 3D में हम लोग नहीं लगाएंगे, वो सारा इसी में ला के लगाएंगे। रियल में अपना फोटो ले जाकर उसी में खड़ा कर देंगे। हाँ, खड़ा कर दो अपने हर 3D के साथ। कहीं ना कहीं से इंटीरियर बनाना तो उस अलमारी में से झाँक लेना, अरे सॉरी खिड़की में से झाँक लेना, दरवाज़ा खोल के ऐसा मुंडी निकाल लेना, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस सब जगह पे अगर एक्सटीरियर है, रोड है, आदमी है, तो उसका शेडो भी होगा, शेडो होगा, उसके ऊपर लाइट भी पड़ेगी। अब आपकी लाइट जो है, लाइट सेटिंग है, अगर घर के सामने से, मतलब आपका एक्सटीरियर जो है ईस्ट फेसिंग है, एकदम फ्रंट पे लाइट पड़ेगी सूरज की रोशनी, डे लाइट कर रहे तो एकदम फ्रंट पे पड़ेगी, तो जो शेडो भी बनेगा वो भी उसके अकॉर्डिंग बनेगा। अगर कैरेक्टर खड़ा है, पेड़ खड़ा है, तो सबका शेडो बनेगा। तो वो सब एडजस्टमेंट जब करेंगे तो ये सब चीज़ें काम आएंगी। स्क्यू वगैरह हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, डिस्टॉर्ट नहीं स्क्यू काम आ जाएगा, पर्सपेक्टिव काम आएगा, ये सारी चीज़ें काम आएंगी। और कैरेक्टर के ऊपर लाइट करना है तो लाइट का एडजस्टमेंट तो बाद में।
ये हुआ था मार्क्यू रेक्टेंगल और एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। अब इसमें जो आप पूछ रहे थे कि दूसरा बना रहे हैं तो गायब हो जा रहा है, ठीक है, एक बनाया दूसरा बनाया पहला गायब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमको जैसे अगर इसी में ऐड करते चलना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन मिलते हैं। नॉर्मल मिलता है, ऐड मिलता है, सब्ट्रैक्ट मिलता है, इंटरसेक्ट मिलता है। ठीक, नॉर्मल में एक बनाएंगे दूसरा बनाएंगे गायब हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अरे सॉरी ऐड करेंगे तो एक बना है दूसरा भी बनाएंगे दूसरा भी बनेगा, जितना बनाना चाहेंगे उतना बनेगा। और किसी को ओवरलैप कराएंगे तो इंटरसेक्शन एरिया गायब हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा। हाँ, ये ऐसा हो जाएगा। फिर आता है हमारा सब्सट्रैक्ट, जितना एरिया माइनस करना है हमें। अगर हमको इतना एरिया हटाना है तो ये हटा दिया, इधर से इसको हटाना है ये हटा देंगे। बीच में से कहीं से कुछ होल करना है, जैसे इतना बना 3D में हम लोग स्प्लाइन के साथ कर रहे थे ना, अटैच कर रहे थे तो बीच का एरिया गायब हो जाता था। वैसे इसमें बीच का इतना एरिया हटाना है तो सब्सट्रैक्ट लीजिए और बीच में बना दीजिए। अब इसमें कलर फिल करेंगे जब भी तो इसमें नहीं फिल होगा, उतना एरिया गायब हो जाएगा। लास्ट मिलेगा आपको इंटरसेक्ट, नाम के अकॉर्डिंग है, जो भी इंटरसेक्टेड एरिया होगा बस वो रहेगा, बाकी सारा गायब हो जाएगा। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो सब्ट्रैक्ट ऐड होता है, ऑल्ट के साथ नहीं, हाँ ऑल्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होता है और ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इंटरसेक्ट होता है। तो नॉर्मली आपका नॉर्मल टूल सेलेक्ट रहेगा, बनाया, शिफ्ट दबाते ही यहाँ पे अपने आप एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही शिफ्ट छोड़ेंगे वो हट भी जाएगा। तो शिफ्ट दबाया, ऐड करना चालू किया, चूहा 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 घुस गया। जो भी बन जा रहा है बन जा रहा है। हो गया। ठीक, ये शिफ्ट के साथ हो गया हमारा। ऑल्ट दबाइए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, बेल्ट हो गया। गर्दन के पास अभी नहीं बना सकते, ये ऑल्ट के साथ हो गया। इंटरसेक्ट करेंगे तो रावण गायब हो जाएगा हमारा। अगर यही पेंटिंग पिकासो बनाया होता ना तो करोड़ों में बिकी होती। ठीक, ये हुआ ऑल्ट, सब्ट्रैक्ट, ऐड, इंटरसेक्ट, ये चीज़ क्लियर हुई। अब एक लास्ट चीज़ बता रहा है। एक हम ये रेक्टेंगल एलिप्टिकल लिए या रेक्टेंगल ही ले लीजिए, कोई भी शेप ले लीजिए, ये भर लिए शेप। अब इसमें हम कलर फिल करते हैं और बैक स्पेस से कलर फिल किया। इस समय क्या हुआ, इसका एज शार्प है, अगर हमको चाहिए कि इसका एज स्मूथ हो जाए, ये बताया गया था नहीं बताया था, इसका एज स्मूथ हो जाए तो जब ये टूल लेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक फेदर मिलता है। फेदर में हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इसको हम कर लेते हैं 5। अब देखिए एक सर्कल बनाया और बैक स्पेस कलर फिल, एज स्मूथ हो जाएगा। उसमें जितना ज़्यादा में करेंगे उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा जाओगे उतना ज़्यादा जाएगा। इसी में अगर हम बढ़ाना होगा तो कैसे? करंट में ही जैसे ये बन गया मेरा, बढ़ जाता है, आगे बताएंगे, बढ़ जाता है। 20 हो गया।
ऐसे फेदर जितना भी बढ़ाते जाएंगे एजेस को उतना स्मूथ करता जाएगा। जब भी बॉडी सिलेक्शन या कुछ भी सिलेक्शन करके हटाते हैं तो हल्का फेदर रखते हैं एज में, क्योंकि एकदम शार्प ऑब्जेक्ट एकदम इस बैकग्राउंड पे अगर एकदम इस शार्प ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो आपको एजेस क्लियर होंगे, वो मर्ज नहीं हो पाएगा कभी जब तक कि इसका एज इसके एज से कलर मैच नहीं करता। तो फेदर इसीलिए अरे एजेस को स्मूथ इसीलिए कर देते हैं ताकि इसका जो एज है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, हल्का सा ब्लैक है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ग्रीन पे रखेंगे तो ग्रीन का भी हल्का सा रिफ्लेक्शन आएगा, ब्लैक भी दिखेगा, वो एरिया मर्ज जैसा पता चलेगा। तो दोनों इमेज आपस में सिंबॉलिक लगेंगी एक दूसरे की, तो फेदर का यूज़ करता है। बहुत ज़्यादा भी फेदर नहीं यूज़ करते हैं, इतना भी नहीं करेंगे, क्योंकि इतना कर देंगे तो फिर इसको सही करने में बहुत दिक्कत होगी। एजेस है, अगर शार्प एज है उसको हम लोग स्मूथ कर सकते हैं, एज का फेदर हम लोग बाद में बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा है इसको शार्प करने को बोल दिया जाएगा तो वो बहुत डिफिकल्ट है, हो जाता है लेकिन डिफिकल्ट है। तो काम करेंगे शार्प एजेस पे, ज़रूरत के जितनी ज़रूरत होगी उतना एजेस को ब्लर कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो ये दो टूल आप लोग को बताए हैं, मूव टूल और मार्क्यू टूल। ये लाइन वाला ठीक है। कौन सा? ये सिंगल रो मार्क्यू टूल है, ये है ना। अब इसी में जैसे मैथ की कॉपी बनानी है तो इसमें कलरफुल कर लो, फिर पहले ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये हुआ। अब ब्लैक वाली लाइन बनाते हैं। अरे ये तो हिंदी की कॉपी बन गई, सॉरी। नहीं, सेम पे करना पड़ेगा, अभी तो ये रैंडमली ले रहा है बस। हाँ, क्योंकि हम एरिया एकदम मेज़र करके हम क्लिक नहीं कर रहे थे ना, तो हम बस देख के जो हमको लग रहा था कि जितना पास है सही है कर दे रहे थे। ठीक, ऐसे करके अब एक कॉपी प्रिंट करके लाना है सबको। नील कमल से अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। इसी तरीके से कॉपी बनती है, फोटोशॉप में बनती है। हाँ। अब तो कोरल में भी, अब ज़्यादा देखिए प्रिंटिंग का अब ज़्यादा काम कोरल में होने लगा है, क्योंकि कोरल इलस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और प्रिंट मीडिया में इसलिए वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जितने भी प्रिंटर आते हैं वो डायरेक्ट कोरल की फाइल सपोर्ट करते हैं। जेपीजी या पीएनजी से उनको नहीं मतलब, वो कोरल की डायरेक्ट फाइल सपोर्ट करते हैं, बाकी फोटोशॉप की नहीं सपोर्ट करते हैं। एक और सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर, हमारे कोर्स में है ना इलस्ट्रेटर की भी डायरेक्ट सपोर्ट होती है। इलस्ट्रेटर किस लिए है? इलस्ट्रेटर का तो कोई ज़रूरत है नहीं, कोरल का ही सब काम करता है। कोरल भी कहाँ ज़रूरत है। अब जैसे डिज़ाइन में कहीं कुछ ज़रूरत होगी कि ऐसा सीएनसी पैटर्न बनाना, उसको प्लान में दिखाना है, तो क्योंकि कोरल का सीएनसी पैटर्न बना के जैसे 3D में लाओगे वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा कि वर्टेक्स उसमें हर कॉर्नर पे वर्टेक्स मिलेंगे। मतलब एक कर्व अगर ऐसे है, हम लोग 3D में बनाएंगे तो 4 पॉइंट में बना देंगे, लेकिन अगर कोरल से ये बस एक कर्व बना के लाओगे उसमें 100 से ज़्यादा वर्टेक्स मिलेंगे, तो वो तो वह है बहुत हैवी हो जाएगा, वो भी यूज़ नहीं है। इलस्ट्रेटर की फाइल भी डायरेक्ट 3D में सपोर्ट करती है, लेकिन उसमें भी वही कंडीशन है, हर कर्व पे वो वर्टेक्स ऐड करता जाएगा। तो ना कोरल की नीड है ना इलस्ट्रेटर की नीड है, बल्कि वो दोनों का जो 1-1 महीना है वो उनको फोटोशॉप में ऐड करके फोटोशॉप 3 महीने पढ़ाना चाहिए। ये कैसे अपने हम वैसे ही होगा। अरे हम कम कर रहे हैं, ओपेसिटी कम ज़्यादा की हैं।
दोनों एक ही में लिखा हुआ है, एक अलग अलग सबको अलग अलग करना चाहेंगे तो हो जाएगा। आराम से। चलो तुम्हारा ब्रांड बन गया कॉपी का। नाम तो चला ठीक है, तो डेट और अभी लिखेंगे। ठीक है। इमेजेस में जो जितना भी जादू होगा ना वो सारा फोटोशॉप में होगा। बहुत कुछ हो सकता है फोटोशॉप में। हाँ, बाकी और कोई नहीं होगा इतना ज़्यादा। फोटोशॉप जितना अच्छा सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स के लिए, मतलब VFX और ये सब ऐड करने के लिए कोई नहीं है। मल्टीमीडिया फील्ड में अगर है तो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हर जगह काम आना है। अगर MP3 है, साउंड में कोई काम नहीं है इमेज का, लेकिन MP3 में भी फोटोशॉप काम आ जाता है। वीडियो एडिटिंग है उसमें तो आना ही है, VFX है उसमें आना ही है, 3D है वो तो है ही, ग्राफिक्स ऑलरेडी है। फोटोग्राफी करेंगे उसमें भी है, तो सारी इमेज इसमें रिटच होगी और फिर इसका लाइटिंग का एडजस्टमेंट जो है वो सारा लाइट रूम में जाएगा, लाइट रूम में एडजस्टमेंट होगा। तो फोटोशॉप हर जगह है, अगर मल्टीमीडिया फील्ड में है तो फोटोशॉप हर जगह पे है। टेक्सटाइल का जितना भी काम होता है वो सारा फोटोशॉप में होता है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का। तो टेक्सटाइल वालों को कौन पढ़ाता है? टेक्सटाइल कोई अलग टीचर है? टेक्सटाइल में कोई नहीं। हाँ, कोई है कोई नहीं। फोटोशॉप यही पढ़ाते हैं ज्योति में। तो टेक्सटाइल में क्या पढ़ाते हैं फिर? फोटोशॉप में जो उनको आता है और तो जो पढ़ाई है वही उनको पढ़ाती हैं कि एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो चौथी बार बचाएंगे। सर जब सब पढ़ाना ही है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले कि हाँ वहाँ पे जाने पर तुरंत काम हो जाए। और क्या। नहीं देखिए, पढ़ के सब कोई पढ़ाता है। हम भी फोटोशॉप हमको बहुत समय हो गया किए हुए, तो अभी तो जितना पता है वो बता रहे, लेकिन आगे जगह के कुछ जगह जाके इन सब में हम भी भूल तो गए। सर उसको प्रैक्टिस करेंगे ना घर हाँ, पे, तो वो करेंगे तो ही बताएंगे। यहाँ बताएंगे। अब वो मैं बता रहा हूँ वही लगती है। तो जैसे टूल्स वगैरह हमें पता है, लेकिन इमेज वगैरह में इन सब में मेन्यू में कुछ चीज़ें क्या बहुत कुछ चीज़ें जो हम भूल चुके हैं कि क्या काम करती हैं। सर जो चीज़ छूट गई वो तो भूल ही जाएगा धीरे धीरे करके। अब हम फोटोशॉप में करते क्या, इमेज लाते हैं, क्रॉप करते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर इमेज खत्म है। हम ही एक्सेल पूरा सीख लिए हैं लेकिन कुछ याद नहीं है। जब करने लगेंगे धीरे धीरे तो याद होता जाएगा।